हेलो बच्चों। क्लास 10th में साइंस में एसिड और बेस समझते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे हम बहुत बारीकी समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, एसिड क्या होता है। एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल क्या होता है इसे समझते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं इसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अच्छा, आयरनेस आपने ये कहा था, आयरनेस जो साइंटिस्ट जो कहे थे कि वे पदार्थ जो जली विलयन में, वे पदार्थ जो जली विलयन में H प्लस आयन देता है, आयनित होकर के H प्लस आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये पदार्थ होता है आपका HCl है, HNO3 है, HNO3, ऐसे ही H2SO4 है। ये सब क्या है? सब ये अम्ल है। ये इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये इसको प्रबल अम्ल भी कहते हैं। ये अम्ल जो है यह प्रबल अम्ल है। क्योंकि जो पीएच मान होता है, पीएच मान एक बार हम समझते हैं, पीएच की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पीएच मान होता है तो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 7 है और ये आपका 14 होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये 0 से लेकर 7 तक 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो ये 7 पे क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। ये आपका उदासीन हो जाता है। और जब यहाँ पे इधर जब इसकी बढ़ती है तो ये आपका क्षार हो जाता है। ये सब क्षार की श्रेणी में है। और ये क्या होता है, अम्ल होता है। तो 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज्यादा अगर पीएच मान है तो क्या होगा, वो क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। आइए, अम्ल के बारे में बताया है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और आहिर में सामने ये कहा था कि वे पदार्थ जो अपने जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जरूर रहता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ये तो रहा हमारा एसिड, मतलब अम्ल का एक कंसेप्ट हो गया। अच्छा, बोर्ड में ये भी पूछता है कि ये किस किस चीज से अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीज से अभिक्रिया करता है। पहला होता है आपका, यह धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करता है। और दूसरा धातु से करेगा, और उसके बाद से ये धातु कार्बोनेट से भी करता है, धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट से करता है। और तीसरा धातु ऑक्साइड से करता है, ये धातु ऑक्साइड से। तो धातु ऑक्साइड से करता है, धातु कार्बोनेट से करता है, और धातु से अभिक्रिया करता है। अब यहाँ हम एक एक चीज समझते हैं। ये पहला समझते हैं कि ये धातु से अभिक्रिया करता है, यानी कि धातु हम कोई ले लेते हैं, जैसे जिंक है, तो हमने जिंक ले लिया और हमने एसिड इसमें मिलाया HCl। ये क्या बनाया, हमने Zn, जिंक को हमने लिया, HCl में मिलाया एसिड, तो ये क्या बनेगा, देखिएगा, ये बना देगा आपका ZnCl2। यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया तो बना देगा आपका ZnCl2 बना दिया, और प्लस ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से ये रहा जिंक, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हो जाएगा आपका जिंक क्लोराइड, और ये रहा आपका हाइड्रोजन रहा। तो ये रहा हमारा धातु से क्रिया जब होती है किसी भी अम्ल का, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन ये हमारा बना। इसको मिटा करके धातु ऑक्साइड समझाते हैं, समझिएगा। इसको मिटाते हैं, अब हम बताते हैं धातु कार्बोनेट से। तो ये रहा आपका धातु कार्बोनेट, लिख देते हैं धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, देखिएगा। धातु कार्बोनेट हमने ले लिया, जैसे CaCO3, और प्लस हमने इसमें HCl मिला दिया,
जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा, तो क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका CaCl2। ये बनाता है आपका Ca और Cl2 और प्लस H2O मिलेगा और प्लस CO2 निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, अब बैलेंस हो जाएगा। देखिए सब बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये आपका जल है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आते हैं अब हम, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, समझते हैं इसे। जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड से क्रिया, समझिएगा, बहुत आसान भाषा बता रहे हैं इसे हम। जैसे धातु हमने ले लिया, कोई एक धातु ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस इसमें हमने HCl मिलाया, तो क्या बनेगा? ये बना देगा आपका CaCl2, क्योंकि यहाँ हम 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। और क्या बन रहा है? Ca और Cl2, तो यहाँ पे आ गया, बच गया हमारे पास H2 और एक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये जो है आपका बच गया, तो मिलेगा हमें H2O। तो ये रहा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये रहा आपका वाटर। इस तरह से एसिड का कंसेप्ट हमने समझाया। इसके बाद से हम आते हैं अब क्षार पे आते हैं, यानी कि बेसिक बेस बताते हैं, बेस क्या होता है। देखिए ये रहा है आपका क्षार। क्षार इसमें क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, यानी कि कड़वा लगता है। कोई चीज अगर हम उसके स्वाद हम देखें जो कड़वा लगता है, वो क्या होता है? क्षार होता है। तो जो वे पदार्थ जो, यहाँ लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो तीखे, मतलब तीखा, स्वाद में तीखा, तीखा तथा कड़वा, तीखा तथा कड़वा लगता है, उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। इस तरह से आयरनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, आयनित होकर के OH आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी कि जो क्षार होगा उसमें OH रहेगा ही रहेगा। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है? क्षार है, जिसमें OH लगा रहता है। वो क्या, जैसे C और OH का होल ट्वाइस है, यानी कि बुझा हुआ चूना है, ये क्या है? आपका क्षार है। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझिएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वा लगता है स्वाद में, और आयनियस आपने बताया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर के OH आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इस तरह से ये चीजें कंप्लीट हो गया। देखिए क्षार किस किस चीज से रिएक्शन करता है? तो पहला रिएक्शन करेगा ये धातु से, धातु से रिएक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, धातु से रिएक्शन करेगा और धातु ऑक्साइड से करता है, और दूसरा धातु ऑक्साइड से करता है, धातु ऑक्साइड से ये रिएक्शन करता है। तो आइए समझते हैं बारी बारी से इसको हम लोग। पहला बताते हैं धातु से। जब क्षार धातु से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? समझिएगा, ये रहा है आपका कोई धातु है और ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन किया NaOH से हमने इसका रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनाएगा? ये बना देगा Na2
Zn और O2, यहाँ हमने 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये बना देगा, देखिए सोडियम जिंकेट, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और प्लस क्या बनाया है, देखिए क्या बचा है हमारे पास, तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से धातु का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जब धातु क्षार से अभिक्रिया करती है तो कुछ ये रिएक्शन ऐसे बनता है। आइए समझते हैं इसके जस्ट बाद वाला, इसको मिटाते हैं। जब धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या आ जाएगा, इसके बाद से धातु ऑक्साइड से, तो धातु ऑक्साइड जो होता है, जैसे मान लीजिए Ca और OH का होल्ड, ये रहा है आपका Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है क्षार है। और जब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं, जैसे CO2 से हमने करा दिया तो क्या बनाएगा ये, तो ये कुछ दिख रहा है कार्बोनेट बनाएगा, ये हो जाएगा आपका CaCO3 और प्लस Ca और CO3 और प्लस क्या बनाएगा जल, ये बना देगा आपका वाटर, जल यहाँ पर बन गया। इस तरह से इसका क्या नाम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक चीज समझिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक कहीं से कोई कमी न आए। एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप सब समझा रहे हैं। जैसे हमने अभी अम्ल बताया, फिर क्षार बताया, इसके बाद से हम अब बताते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होता है समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से आता है लवण, लवण, इसको साल्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है साल्ट। अभी तक हमने ये समझा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है कि भी अम्ल और क्षार दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार दोनों को मिला देंगे तो ये कुछ उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, जिसे लवण कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं। देखिएगा हमने कोई एक अम्ल ले लिया, जैसे हमने HCl और प्लस साल्ट और ये बेस यानी कि NaOH हमने लिया। अब क्या बनाएगा यार, ये बना देगा कुछ इस तरह से, देखिए ये बना देगा आपका NaCl और प्लस H2O, यानी कि यह साधारण नमक कहते हैं, इसे हम साधारण नमक कहते हैं इसे। और ये क्या हो गया आपका जल, कुछ मात्रा जल की किनारे हो जाएगा। इस तरह से लवण जो है यानी कि अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से जो चीजें बन रही है वो क्या कहलाता है, लवण यानी कि नमक हो गया आपका ये। इस तरह से एक चीज और बताते हैं कि इसके कितने रूप हैं, जैसे कुछ प्रकार बताते हैं। ये साल्ट के बारे में बताते हैं कि साल्ट जो है ये कुछ रिएक्शन बताते हैं। पहला बताते हैं हम, पहला कि ये पहला रिएक्शन होता है साधारण नमक, तो हो गया साधारण नमक। और दूसरा हम बताएंगे आपको, दूसरा होता है कास्टिक सोडा। और तीसरा हम बताएंगे आपको विरंजक चून। इसके बाद से बताएंगे बेकिंग सोडा। इसी को खाने का सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद से पांचवा है आपका धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। ये चूंकि बोर्ड के एग्जाम में है और इसे जानकारी रखना बहुत जरूरी है। रिएक्शन इस तरह का बहुत ही पूछ जाता है। इसके बाद से आता है आपका धावन सोडा हो गया। इसके बाद से आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब साल्ट
ये सब साल्ट का अपर रूप है, यही समझिए कि ये साल्ट का ही अपर रूप है, यानी कि ये साल्ट है ये आपका साधारण नमक मैंने बता दिया है। इसके बाद हम बताते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कैसे बनता है इसे समझाते हैं। पहला तो हमने बता दिया है, इसके बाद से हम दूसरा बताते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कैसे बनता है समझिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिया NaCl और प्लस NaCl और प्लस हमने H2O ले लिया। तो NaCl और H2O हम ले लेते हैं, ये बना देगा आपका NaOH बना दिया है। और क्या बनाएगा, कुछ क्लोरीन बनाएगा और प्लस क्लोरीन और प्लस बना देगा आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया है, तो 2 से हम यहाँ भी गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। अब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे ये है नमक और ये है आपका जल। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ क्लोरीन के परमाणु बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, कास्टिक सोडा का जो उपयोग होता है ये साबुन बनाने में उपयोग होता है। इसका उपयोग जो होता है साबुन बनाने में, इसका उपयोग साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए इसके बाद से हम आते हैं तीसरे नंबर पे, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। इसके बाद से बताते हैं विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। देखिए इसके बाद से बताते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है ये होता है आपका CaOCl2। तो CaOCl2 ये होता है आपका विरंजक चूर्ण। ये बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 मिला देते हैं, तो ये बना देगा आपका CaOCl2 और प्लस CaOCl2 प्लस H2O। ये रहा है आपका विरंजक चूर्ण। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है चीनी को सफेद करने में। चीनी को सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है ये आपका जो पानी पीने वाला जो पानी होता है, तो उसमें जब विरंजक चूर्ण को डालेंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी बैक्टीरिया होती हैं उसको मारने का काम करता है, यानी कि पेय जल को शुद्ध बनाता है, पीने लायक बनाता है। इस तरह से ये विरंजक चूर्ण जो है यानी कि पेय जल को संशोधन, ठीक है, पेयजल को संशोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब उसको शुद्ध करता है, पानी पीने लायक, यानी कि कोई बैक्टीरिया है उसको मारता है। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेकिंग सोडा। इसके बाद से है आपका बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है ये होता है आपका NaHCO3, यानी कि इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कैसे बनता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जैसे, तो जब हम ये Na2CO3 और प्लस बेकिंग सोडा के लिए Na2CO3 और इसका कुछ मात्रा इसमें हम मिला देते हैं कुछ H2O और प्लस CO2, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका Na2 NaH और CO3 और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आपका सोडियम 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 और 1 2, यहाँ भी 2 है, 2 से गुणा किया गया है, यहाँ के रिएक्शन फुल कंप्लीट है।
ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये रहा जल, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया हमारा सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इस तरह से चीजें कंप्लीट हो गया। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ये कंप्लीट हो गया। आइए इसके जस्ट बाद बताते हैं कि अभी तक तो हमने खाने वाला सोडा हमने बनाया है, अब हम बनाते हैं इसके बाद से धोने वाला सोडा कैसे बनता है, इसका उपयोग बताते हैं। इसको मिटाते हैं, यानी कि धावन सोडा, इसको कहा जाता है धावन सोडा। ये हो जाएगा आपका धावन सोडा। ये कैसे बनेगा, तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है ये होगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। बहुत आसान है बनाने का तरीका और अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में पूछ देगा। ये है आपका, जब हम Na2CO3 और प्लस 10H2O, ध्यान दीजिएगा, जब हम सोडियम कार्बोनेट को 10 मात्रा, अगर यानी कि कोई भी फ्लास्क है तो अगर जो जल हम ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी मात्रा 10 की क्वांटिटी में हो। यानी कि अगर हम 10 ml ले रहे हैं या 10 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इसमें 10 से गुणा किया गया है। तो अगर यहाँ पे 5 ही होता तो 5 ही लेते, लेकिन ये तरीका है कि जब हम जल को लेंगे तो 10 की मात्रा में लेंगे, तो क्या बनाएगा आपका, ये बना देगा Na2CO3 इंटू 10H2O, और यही कंप्लीट हमको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, यानी कि डेका हाइड्रेट इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये आपका पूरा नाम होता है। और इसी को कहते हैं धावन सोडा, इसी को कहते हैं धावन सोडा। बस ये कंप्लीट हो गया। आइए बताते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैसे बनता है, इसको बना के हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी कहा जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की सूत्र होता है, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O, यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बताते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या लेंगे हम, ये रहा आपका जिप्सम, ये होता है CaSO4 और प्लस 2H2O। जब हम इसे 373 केल्विन पर इसे जब हम हीट करेंगे, देखिए 373 केल्विन पर इसे जब हीट करेंगे, 373 केल्विन, तो क्या बनाया जाएगा, ये बना देगा आपका CaSO4 और हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रहा, या H2O है, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अच्छा, पीओपी का उपयोग कहाँ होता है, तो पीओपी का उपयोग घरों के अंदर जो डिजाइन होती है, सजावटी का जो काम होता है, या खिलौना बनाने का काम आता है, या दंत चिकित्सक में इसका उपयोग है, या हड्डी टूटने या फ्रैक्चर जो होता है, अंग का जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें पीओपी का ही अहम भूमिका होती है। तो पीओपी वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टर के काम आता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आइए कुछ और कंसेप्ट है इस अभ्यास में, इसको समझते हैं। इसके बाद से है कुछ कंसेप्ट है इसके बाद कि जो सूचक होता है, सूचक, तो सूचक यानी कि हमने बताया था कि हम अम्ल का और क्षार का कैसे पहचान करते हैं। तो लिटमस पेपर पे जब कोई अम्ल है तो उसमें क्या होता है,
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो कहते हैं कि वो क्या है, अम्ल है। यानी कि लिटमस पेपर का यूज, लिटमस पेपर अगर वो अम्ल है और इस अम्ल को अगर लिटमस पेपर पे गिराया जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर नीला लिटमस पेपर है तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो अम्ल है। इसी तरह से अगर वो क्षार है तो अगर लाल लिटमस पेपर पर, अगर लाल रंग का लिटमस पेपर है उस पर गिराते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तब कहते हैं कि वो क्षार है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार का पहचान हमने किया। हमने इसका 3 कंसेप्ट दिया था कि आहिरनिया साहब ये बताए थे, अगर वह अम्ल है तो वो H+ आयन देगा, अगर वह क्षार है तो OH आयन देगा। इसी तरह से लिटमस पेपर एक सूचक का काम करता है। अगर हम उस पर अगर किसी पदार्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं तो अगर नीला लिटमस पेपर है तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर है तो नीला हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।